नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक कहावत कही जाती है, कभी कभी चींटी भी हाथी को पस्त कर देती है। जिस समय इजराइल ने अमेरिका के साथ आकर ईरान पर हमला बोला था, तो उसने ईरान को चींटी समझा था। लगा था कि वो तो कभी भी मसल देगा। लेकिन जिस तरह ईरान ने कुछ घंटों में ही पलटवार किया, उसने अमेरिका और इजराइल के पसीने छुड़ा दिए। अमेरिका को लगता था कि ईरान का नेस्तनाबूद कर देगा, ईरान का नक्शा मिटा देगा, लेकिन जिस तरह से मोसाद के दफ्तर को धराशायी कर दिया इजराइल ने अपनी मिसाइलों से, उससे दुनिया भर में तहलका मच गया। ट्रंप साहब G7 के सम्मेलन को छोड़ के वापस चले गए। देर रात उन्होंने ट्वीट किया कि ईरान के आसमानों पर हमारा कब्जा है। लेकिन ट्रंप साहब की बातों को लोग सच कम और झूठ ज्यादा मानते हैं। कि दुनिया कहाँ जा रही है? ईरान और इजराइल के युद्ध में अब पड़ाव कहाँ तक पहुंचेगा? क्या ये बात ठीक है कि इजराइल के अंदर फोटोग्राफी करना मना कर दिया गया है? दुनिया के सामने इजराइल की टूटी हुई बिल्डिंग ना जाए, इसकी कोशिश जारी है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की परेशानियां बढ़ गई हैं। तमाम मुद्दे हैं और हम राशिद जहीर के पास चलते हैं, एक ऐसे पत्रकार जो बहुत पैनी निगाह रखते हैं इस पूरे मसले पर। काफ़ी प्रोग्राम भी उन्होंने किए हैं, काफ़ी स्टडी करी है, वहाँ के जर्नलिस्टों से लगातार संपर्क में हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि ईरान और इजराइल का युद्ध कहाँ तक, किस मुकाम तक जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और चलते हैं राशिद जहीर के पास। राशिद जी, अमेरिका का वो बड़ा गर्व था, बड़ा घमंड था कि जब वो सामने आएगा तो ईरान सरेंडर कर देगा, ईरान घुटने टेक देगा, अमेरिका के नाम पर डट जाएगा। और इजराइल को भी यकीन था कि जब वो अमेरिका के इशारे पर ईरान पर हमला करेगा, तो ईरान बहुत दिनों तक उसके सामने टिकेगा नहीं। लेकिन जिस तरह ईरान ने पलटवार करके मोसाद के दफ्तर को तहस-नहस कर दिया, मुझे लगता है कि इजराइल के लिए शायद इससे बड़ी नैतिक हार हो नहीं सकती। जिस मोसाद के दम पर वो पूरी दुनिया में घमंड करता था कि भाई दुनिया की सबसे तेज, सबसे प्रभावशाली इंटेलिजेंस बिल्डिंग है हमारी, इंटेलिजेंस की ये भवन है हमारा, और हमारा इंटेलिजेंस दुनिया का सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ है, उस मोसाद को तहस नहस कर दिया ईरान ने। अब ट्रंप दावा कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि ईरान के आसमान पर अब हमारा कब्जा है। क्या लग रहा है आपको, ये जंग किस तरफ जा रही है, पलड़ा किसका भारी है? राशिद। संजय सर, 2 दिन से पहले जो आज दोनों का जो कन्फ्लिक्ट था वो बहुत तेज था। कल और परसों थोड़ा सा इसके अंदर सुकून आया था, मतलब इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन ईरान ने जिस प्रकार से आज हमले किए हैं, तो मैं आपको खबर दे दूं कि इंटरनेशनल जगत में खबर ये चल रही है, डेविड बार्निए जो मोसाद के डायरेक्टर हैं उनका कुछ पता नहीं है। और इसराइल ने अपने तमाम लोगों पर जो लोकलाइट्स भी अगर वीडियोस बना रहे थे उनको हंट करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। गोया के इसराइल ये चाहता है कि उसकी कोई भी खबर अब इंटरनेशनल मंच पर ना आए। यही वजह है कि वो जब तमाम जगह के जो रिपोर्टर्स हैं और टीवी चैनल्स हैं उस पर वो किसी तरह का सा अंकुश लगाना चाहता है कि उसकी बातें, उसकी बिल्डिंगें गिरती हुई दिखाई ना दें। ये तो है मोसाद के डायरेक्टर की बात। अब बात आती है सर ये कि उसने आसमान पर कब्जा कर लिया है, तो ईरान के आसमान पर तो आप भी अपना पैराशूट उड़ा दीजिए। उसके पास फजाइया ताकत बहुत ज्यादा नहीं है, उसके पास ऐसे लड़ाकू विमान नहीं है। ये तो बात उसने भी कही थी कल, ये तो रिपीट की है। दरअसल नेतन्याहू ने भी यही कहा था कि हम ईरान के पूरे के उस पर हम कब्जा करे बैठे हैं। आप कब्जा करे बैठे हैं, लेकिन ये बताइए कि आपके 10 विमान गिरने की, जो इंटरनेशनल अखबार हैं वो ये बता रहे हैं कि 10 विमान गए। अब 10 में अगर 4 भी मानकर चलिए F-35 है, तो कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अब बल्कि मलबा दिखाया जा रहा है अब ईरान के अंदर, ड्रोन्स का और प्लेन का। तो आप उसके आसमान पे आते तो जरूर हैं, लेकिन S-400 और S-300 जो उसके पास है, वो किसी हद तक अपना दिफा कर रहा है, इंटरसेप्ट भी कर रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जाकर के वहां ईरान को खंडर बना सकते हैं, लेकिन ईरान बहुत बड़ा है, उसे खंडर बनाने में बहुत समय लगेगा आपको। लेकिन ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े, एक मुसन्निफ तो ये लिख रहा था सर सुबह कि सिर्फ 10% इसने ईरान ने अपने अभी इस्तेमाल किए हैं, और बड़े लो लेवल के किए हैं, 1 या 2 उसको छोड़ दिया जाए तो। अभी उसके जो मिसाइल्स हैं, जो उसने बताया जा रहा कि वो जब दुनिया के सामने आएंगे तो होश उड़ जाएंगे। इसराइल के बारे में उसने कहा खाली कर दो। उसका मकसद ये नहीं है कि इसराइल खाली कर दो, उसका मकसद ये है कि जो सिविलियंस जो हैं,
जो मिलिट्री साइट्स के पास रहते हैं उससे दूर चले जाएं। हालांकि ट्रंप साहब जब G7 से वापस चले तो ये कहकर चलेगा कि तेहरान खाली कर दो। अजीब स्थिति पूरी दुनिया के अंदर पैदा कर दी है इन लोगों ने कि तेहरान खाली कर दो। आपको तो बिल्कुल मकसद यही है कि सिविलियन को मारना है, लेकिन अगर ईरान ये धमकी दे रहा छोटे से रकबे पे बसा हुआ है इसराइल, उसका पता नहीं चल पाएगा। और इतने ज्यादा मिसाइल उसने सिर्फ काम ही 40 साल में मिसाइल बनाने पर किया है। हम खुद बता रहे हैं इस बात को, जितना आज तक हमने इसको कवर किया। मैं एक जमाने से जब से गाजा की लड़ाई चल रही है उससे पहले से मैं इसको कवर कर रहा हूं। जब 67 में सर मैं आपको बताऊं रशिया भी साथ था, मिडिल ईस्ट के जो मुल्क थे उनके साथ रशिया भी था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इसराइल के अंदर जाकर के इतने जबरदस्त तरीके की तबाही दुनिया ने देखी हो। आज तबाही को रोकने के लिए दिखाने ताकि ना दिखे, इसराइल वहां पर फिल्म मोबाइल चलाने को मना कर रहा है। तो आज जो हमले हुए हैं सर वो पूरी दुनिया हतप्रभ है। इसके अंदर सुबह सुबह तो ये जब ये G7 से वापस आए हैं, इन्होंने अपनी सिक्योरिटी मीटिंग की है। दरअसल अब ट्रम्प साहब घिर गए हैं, उनको किसी हद तक ये हिप्नोटाइज कर दिया है कि अमेरिका इसके अंदर कोई बहाना ढूंढे इस लड़ाई में आने का। लेकिन मैं आज आपको बताऊं सर, मैंने शायद आपको भेजा भी है, जो शी जिनपिंग है उसका एक ऐसा जबरदस्त तरीके का ट्वीट आया है कि अगर दुनिया उसको पढ़ ले तो वाकई में उस आदमी ने पूरी दुनिया की हकीकत खोल कर रख दी है। अगर आपकी इजाजत हो तो सिर्फ मैं शी जिनपिंग का ये बताना चाहता हूं कि वो अमेरिका को ललकार किस प्रकार से रहा है। उनका जो वो ट्वीट है सर मैंने आपको भेजा भी है, लेकिन मैं उसको अंग्रेजी में नहीं पढ़ना चाहता। मैं बताना यह चाहता हूं कि उसको मैं हिंदी का ट्रांसलेशन अगर करूं तो पूरी दुनिया ये समझेगी कि वाकई ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे यहाँ के जो साधु संत होते हैं ना, सच्चे वाले साधु संत, उन्होंने वो बात की है। सर आप जरा सा देखिए, और मैं तो ये कहूंगा कि अपनी टीम से कि उसको वो लगा भी दे। उसके बारे में उसने क्या कहा है कि ये समझ ले दुनिया कि दुनिया संयुक्त अमेरिका के बिना भी आगे बढ़ सकती है। खुलेआम उन्होंने क्लियर कह दिया कि आपके बिना दुनिया आगे बढ़ रही है। उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल दिए सर। पहला एग्जाम्पल ये दिया कि 100 साल पहले ब्रिटिश का जो साम्राज्य था वो पूरी दुनिया पे काबिज था, बल्कि 20% दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी वो इंग्लैंड की कॉलोनी के हाथ में थी। और ये आगे लिखते हैं कि उनके बारे में ये कहा जाता था कि उनका सूरज अस्त नहीं होता। ये शी जिनपिंग कह रहे हैं, जो बहुत कम बोलते हैं और पूरी दुनिया सुनती है। आगे उन्होंने दूसरी मिसाल दी सर कि 200 साल पहले फ्रांस यूरोप के मंच पर छा गया, उसकी सेनाएं पूरी दुनिया में थी, उसकी संस्कृति ईर्ष्या का विषय थी। नेपोलियन ने खुद को अमर अजर घोषित कर दिया था। फिर उसके बाद सर ये लिखा 400 साल पहले स्पेनिश राजघराने ने मनीला से लेकर मैक्सिको तक राज किया। उसके खजाने के बेड़े में चांदी और रेशम से लदे हुए राजाओं को लगता था कि उसकी महिमा अनंत काल तक रहेगी। सर मैं एक बात बताऊं आपको, अभी अमेरिका के अंदर जो हुआ इस ट्वीट से मुझे याद आ जाती है बात, जो हंगामे हो रहे थे, यहाँ किसी जमाने में स्पेनिश कॉलोनी ही थी। ये लास वेगास जो है पूरा, ये जो हमारा जो अभी हंगामे चल रहे थे पूरा मैक्सिको से टेक्सास तक, ये सब जो है स्पेनिश की वो थी। और बड़ी लंबी बहुत उनका इतिहास है। आखिर में वो लिखते हैं कि प्रत्येक साम्राज्य ने जो जो भी मिसालें इन्होंने दी हैं, मैक्सिको की, इंग्लैंड की, फ्रांस की, उसमें कहा कि प्रत्येक साम्राज्य को ने खुद को अजय घोषित किया, लेकिन आखिर में उनका गिरण सूर्य अस्त हो गया। अब फिर लिखते ये हैं वो अमेरिका को बताते हुए कि शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है, प्रभाव पलायन कर जाता है, ताकत इधर से उधर आ जाती है, और वैधता उसी क्षण समाप्त हो जाती है जब उसे अर्जित करने की बजाय ग्रहण किया जाए। और आगे की जो लाइन सर उन्होंने लिखी है ना, उन्होंने लिखा दुनिया आगे बढ़ती है हमेशा। अमेरिका को एक चीन का बादशाह ऐसी बात बता रहा है कि दुनिया आगे बढ़ती है और आपके बिना दुनिया चल सकती है। और मिसाल जो दी है ना कि घमंड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये वाली बात कोई ऐसी बात नहीं है कि नेपाल कह रहा हो, ये खुद एक ऐसी ताकत कह रही है जो दुनिया के दूसरे नंबर पे तो है ही कन्फर्म। तो ये अमेरिका को समझना चाहिए। सर मैंने एक फोटो आपको और भी भेजा है, उस फोटो को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर ईरान का एक डैम दिखाया है, डैम के बीच में ईरान है। आप ये देखें ये क्या इशारा करता है आदमी, इसके बारे में आप देखें कि जो अमेरिका का पूरा साम्राज्य अमेरिका मिडिल ईस्ट के जरिए जो यहां पर आना चाहता है, और जो चीन की जो पूरी मेहनत है, जो उसने पूरा मिडिल ईस्ट साधा है, यूरोप के गेट तक गया, उसके बीच में सिर्फ ईरान है।
इस फोटो के मद्देनजर यह बताया गया है कि अमेरिका अगर ये ईरान को हरा देता है, इसराइल के जरिए आकर के इस बांध को खत्म कर देता है, तो गोया के चीन का पूरा साम्राज्य खत्म हो रहा है जो उसने पैदा किया है। चीन इस बात को होने नहीं देगा, मेरे कहने का मतलब यह है। तो ये एक लड़ाइयां जो चल रही हैं, अब आप दुनिया कह रही है कि साहब यूक्रेन ने जो है वो वहां पर इसके बॉम्बर उड़ा दिए थे 41, रशिया बोला 12, फिर बाद में बोला 5। वो यूक्रेन ने जो उड़ाए हैं 2 साल पहले से तैयारी थी, सीआईए और मोसाद का हाथ था, क्योंकि इस्तांबुल में इन दोनों की बातचीत चलने जा रही थी। रशिया यूक्रेन की बातचीत इस्तांबुल में होने जा रही थी, उसी से एक दिन पहले हमला हो गया। तो सर इसके अंदर बात यह है कि अब ट्रंप साहब जो है G7 छोड़कर चले गए। पूरी दुनिया सुबह से इंतजार करती रही कि वो वहां जाके करने क्या वाले हैं। अब उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन का समय दे रहा हूं और न्यूक्लियर जो है किसी प्रकार से ईरान पर हासिल नहीं होने दूंगा। ये वो बार बार कह रहे हैं इस बात को, चलिए कहते रहिए, लेकिन बात यह सर दुनिया किस बहाने पर जा रही है। आम आदमी को, आम दर्शक को, हमारे लोगों को सिर्फ जो हम देखते हैं वो ये सोचते हैं कि इसराइल ने ये इतने मिसाइल मार दिए हैं और ईरान ने इतने मिसाइल मार दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, खबरें हैं। लेकिन हकीकत बात यह है, हमें भी समझने की जरूरत है, हमारे दर्शकों को भी समझने की जरूरत है कि लड़ाई कुछ और है। वो जो मैंने आपको एक प्लेट भेजी थी, उसके अंदर जो बीच में ईरान, मैंने कहा ना ये दो सभ्यताएं नहीं, दो बहुत बड़े बिजनेस पर्पस लड़ रहे हैं। चीन, मैं हमेशा से कहता आया हूं सर कि चीन जिस देश में भी गया औजार लेकर गया, उसने खुद भी कारोबार किया है, दूसरों को भी कारोबार करा। और अमेरिका जहां जा रहा है वहां पर हथियार लेकर जा रहा है। अभी थर्ड बैटरी जो है आज उसकी फेल हो गई। इसराइल के अंदर ये दुनिया में 7 बैटरियां हैं सिर्फ, थर्ड जो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है वो आज फेल हो चुका है इसराइल के अंदर। और अभी जो विशेषज्ञ हैं, एक इंटरनेशनल विशेषज्ञ, उनका कहना यह है कि मैंने अभी आपके सामने कहा कि सिर्फ लो लेवल के मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। अब अगर लो लेवल के मिसाइल ऐसे हैं जो 67 में रशिया के होने के बावजूद भी इसराइल को क्रॉस नहीं कर पाए थे, आज क्या हो गया, 2-4 दिन के अंदर दुनिया की कहानी बदल गई है। और ये जो इसराइल की तरफ से सर ये कहना है ना कि कोई भी फिल्म शूटिंग नहीं होगी, उसकी वजह यही है कि ये अपने नुकसानात को, और जो बिल्डिंग्स गिर रही हैं, अगर ईरान की 100 बिल्डिंग्स गिर रही हैं और इसराइल की 10 गिर जाएंगी ना, ये उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि उसने पूरी दुनिया के अंदर ये बना रखा था तसल्लुत कि मैं ही सबसे बड़ा बादशाह हूं। ईरान तीसरे नंबर पे ड्रोन बनाने में आता है, मिसाइल बनाने में दुनिया में। तो उसने, उसकी ताकत मिसाइल्स में है। और दुनिया देखेगी सर, मैं आपको बता रहा हूं जो मेरा छोटा सा नाकिस तजुर्बा है, दुनिया ये देखेगी कि ईरान चुपचाप बैठा कर क्या रहा था। आज ट्रंप साहब बिल्कुल ऐसे तरीके से बात कर रहे थे कि गोया के वो दुनिया को चलाने वाले आदमी है। सर उनसे एक रिपोर्टर ने ये पूछ लिया कि आपकी तुलसी गैबार्ड ने तो ये कहा कि ईरान के पास कोई जो है न्यूक्लियर पावर नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं? कह रहे वो मैं उसको केयर नहीं करता, आई डोंट केयर तुलसी गैबार्ड। मतलब अपनी, तुम्हारी सीआईए की जो है सरबराह है, उसको आप इस तरह से बोल रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि वही सद्दाम हुसैन वाली बात याद आ जाती है कि वो पता हमें उम्मीद थी, अरे नहीं मिलेगा। वो जब आपका राजदूत ये कह रहा है, बल्कि इंग्लैंड का राजदूत है पूर्व, आज उनका बयान आया सर कि मैं वहां रहा हूं, मुझे मालूम है कि इस ईरान के पास कंप्लीटली ताकत नहीं है अभी, जो परमाणु का आप इल्जाम लगा रहे हैं। और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मुझे मालूम है, आज का बयान है ये सर, मुझे मालूम है कि वो बहुत नजदीक पहुंच गया है। अरे आज पता चला आपको 24 घंटे के अंदर अंदर भाग खड़े हुए। कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि मोसाद का जो हेडक्वार्टर उड़ाया है, इसके चक्कर में परेशान हो गए ट्रंप साहब और वहां से भाग लिए। तो दुनिया देख रही है सर कि इस समय क्या चल रहा है। लेकिन हकीकत बात यह है कि दुनिया को बहुत ज्यादा सजग रहने की भी जरूरत है, क्योंकि मालूम नहीं कि इस लड़ाई का मुंह, ये मैं उस शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि वो भी एक स्टेट्स का मालिक वो है, लेकिन शैतानी काम चल रहा है इस समय बहुत ज्यादा। जी मुझे बताइए कि राशिद, ये ताकत ईरान के पास कहाँ से आई? ये जो दृढ़ शक्ति है, ये जो लड़ने की हिम्मत है, एक तरफ इतनी मजबूत अमेरिका खड़ा है, इजराइल खड़ा है, लेकिन ईरान दम के साथ लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल के अंदर घुस के मोसाद का दफ्तर उड़ा देना, इजराइल की टूटी हुई बिल्डिंग्स दिखना, इस बात का संकेत है कि कहीं ईरान ने बहुत बड़ा दर्द तो दे दिया है। मैं जानना चाहता हूँ, ये ईरान के पास में ऐसा कौन सी आत्मबल है, कौन सी ताकत है जो इस तरह इतनी मजबूत मजबूत, दुनिया के जो सबसे मजबूत देश कहते हैं उनके खिलाफ तन के खड़ा हो गया ईरान, वो भी 82 साल का एक आदमी। मतलब
मैं जेलेंस्की को ही हीरो मानता था कि वो रूस जैसे बड़े ताकत के सामने नौजवान खड़ा हो गया, लेकिन 82 साल के एक आदमी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अमेरिका को आज सबक सिखा दिया, अमेरिका को हैसियत सिखा दी कि तुम दादा नहीं हो, तुम इतने बड़े तोप नहीं हो कि हम तुम्हारी सब से डर जाएंगे। और भारत को भी सबक लेने की जरूरत है कि जिस तरह की भारत की बेइज्जती कर रहे हैं ट्रम्प, तो कम से कम जेलेंस्की से और ईरान से ये सबक तो भारत ले सकता है कि अमेरिका की दादागिरी के आगे, अमेरिका की बंदर घुड़की के आगे डरना नहीं है। मेरा सवाल ये था, ईरान के अंदर ये आत्मबल कहाँ से आया? सर बात यह है, इसको पर्शिया कहा जाता है और इसको फारस भी कहा जाता है। 250 साल का है अमेरिका, और सर 1947 में पैदा हुआ इसराइल। उसकी सभ्यता 2600 साल की है सर। 400 साल की उम्र हुआ करती थी हर एक ईरानी की किसी जमाने में। उस सभ्यता की बात यह है, मैं बहुत सारे ईरानियों को जानता हूं। मैं अजरबैजान रहा 2015 में, तो वहां ईरानी बहुत सारे थे सर। हर तरह के आदमी के अंदर एक अलग मामला होता है। हरियाणा का जो आदमी होता है ना हमारे यहाँ, आप देखेंगे जब मेडल लाने की बात होगी तो हरियाणा के आदमी का नाम लिया जाएगा। ईरान के लोगों की जो जीवित, मैं कहता हूं उनकी जो पूरी की पूरी एक ताकत है ना, उनके अज़्म के अंदर है। जब उन्होंने ये देखा कि उनके ऊपर 40-45 साल से सैंक्शन लगा दिए गए, सर हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि $1 की कीमत ईरान में क्या है, सीरिया में क्या है। सर हैरत हो जाएगी, 2500 रुपए है, 1200 रुपए है सर। तो वो ईरान जिसके ऊपर तुमने दुनिया भर के सैंक्शन लगा दिए, उन्होंने अपने ही परिधि में रह करके क्या काम किया है? पहली बात तो पिटाई खाने का उसको आदत बहुत है। जब 89 में रिवॉल्यूशन आया है और रजा पहलवी चला गया वहां से, और वहां से आयतुल्लाह खुमैनी जैसा एक आदमी आया था और उसने वहां पर इस्लामीकरण कर दिया। और पूरी दुनिया के अंदर विमला पाटिल ने लिखा ईरान के बारे में, हमारी बहुत जबरदस्त, कभी मैं पढ़ा करता था उन्हें, विमला पाटिल ने लिखा, तेहरान तेहरान की सड़कें ऐसी हैं कि पेरिस की सड़कें शर्मा जाएं। ऐसा जबरदस्त तेहरान बना दिया उस आदमी ने। तो बहरहाल तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 8 बरस तो वो इराक से लड़ा है। 8 बरस लड़ लेंगे आप। आज का ही बयान बता रहा हूं मैं कि अमेरिका फुल फ्लैश भी आ जाएगा, 20 हफ्तों से ज्यादा लड़ाई चल जाएगी। और बता दूं मैं आपको कि सर हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि 20 हफ्तों के अंदर दिवाला निकल जाएगा अमेरिका का। ईरान तो खत्म होगा ना हो, उसे छोड़ दीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं फिर जीवन में कभी अमेरिका उठेगा नहीं। तो ईरान के अंदर तो ताकत यह है सर कि पिछले 40 वर्षों से उसने सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया। मैंने कल भी आपके सामने अर्ज किया था कि रशिया को जब वो ड्रोन दे रहा था तो वो कह रहा था टेक्नोलॉजी दीजिए मुझे, मैं देखना चाहता हूं कि इसके ड्रोन्स में क्या है, इसके प्लेन्स में क्या है। कासिम सुलेमानी नाम का जो व्यक्ति था, उसने पूरी दुनिया के अंदर क्या काम किया। ईरान डायरेक्टली तो लड़ नहीं सकता था किसी से, लेकिन लड़ना उसे था, क्योंकि उसका भी मकसद कुछ और है, वो भी मैं बताऊंगा। उसने ये जो प्रॉक्सी वार के जरिए हुतीज, हिजबुल्ला और ये तमाम हमास, आज तक हमास लड़ रहा है। कल आज भी 2 उसके सार्जेंट मार दिए हमास में, वहां गजा के अंदर। उनके पास कहां से आ रहा है वो गोला बारूद? 800 किलोमीटर की वो टनल्स हैं गजा के अंदर, जो याह्या सिनवार ने जो है अपनी जेलों में रह करके काम किया था। वो कासिम सुलेमानी का दिमाग था, वो ईरानी था, जिसको अमेरिका ने बाकायदा बगदाद के एयरपोर्ट पे मार दिया था। उसने जब पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसा जाल फैला दिया था कि टर्की उसके आगे नहीं बोल सकता, सऊदी अरब उसके आगे नहीं बोल सकता, तो उनका दिमाग तो माना जाएगा ना। और मैं आपको बता दूं कि हमने तो वीडियोस में देखे हैं, मैं तो बहुत ज्यादा इन खबरों में रहता हूं, उसने वाकई मिसाइल सिटी बसा रखे हैं। लोगों का कहना यह कि 10,000 मिसाइल है, इनका आकलन है 3,000 मिसाइल है। लोगों का किसी का कहना 18। ये मिसाइल मारते मारते, ये गिनते गिनते थक जाएंगे, वो मारते मारते नहीं थकेगा। और कई मिसाइल तो सर मैं आपको नाम भी मुझे मालूम है जो वो भी लॉन्च करने वाला है। और अब नया काम और बता दूं मैं क्या किया है उसने। उसने बड़ी ज्यादा तादाद में जो मोसाद के लोग थे, यहां वो चूक कर गया था, उसे मालूम नहीं था, उसके पोर्ट खुले हुए थे। वहां मोसाद के लोगों ने ये काम किया। आज भी उनका कमांडर मारा गया, सीडीएस करके, एक शादनानी करके है, वो मारा गया, उसका नुकसान है। लेकिन उसने, उनका कहना यह है कि हमारा नुकसान, आप इस बात का अंदाजा कीजिए कि जब इसराइल ने उस पर हमला किया और पहले ही हमले में 20 बड़े लोग मारे गए सर, साइंटिस्ट को मिला करके। लेकिन मालूम है क्या हुआ? 6 घंटे के बाद दूसरे लोग आ गए, नेवी का बंदे को उसने कमान सौंपी और वो काम बदस्तूर 5 घंटे के बाद, संभलने का मौका नहीं दिया था इसराइल ने, लेकिन 5 घंटे के बाद तेल अवीव के लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ये कर क्या देगा।
जो देश 5 घंटे में इतना बड़ा हमला सहने के बाद दुनिया की बेहतरीन ताकत पर हमला कर दे, आज जॉर्डन ने उनके तमाम के जो बहुत सारे जो मिसाइल थे उनको इंटरसेप्ट किया। देखिए यहां से चलता इराक, इराक से चलता जॉर्डन, जॉर्डन से चलता सीरिया, सीरिया से चलता फिर आयरन डोम, एरोडोम, फिर थर्ड, फिर दुनिया भर की चीज। उसके बावजूद ये हिट हो रहा है। अगर वो 100 मिसाइल मार रहा है, इनका कहना है कि 10% आ रहा है, अगर 100 आ गए तो क्या होगा? छोटा सा तो इसराइल है, आप क्या कर पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने गलत पंगा ले लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप साहब को भी मालूम नहीं है। बोल भले ही रहे, वो ब्लफ मार रहे हैं वो 2 रोज का, लेकिन सर दुनिया देखेगी कि अब वो जो गजा के अंदर हजारों लाखों लोग मुसलमान मारे गए, बच्चे मारे गए, मुसलमान के नाम पर ही मारे जा रहे हैं, और क्या है। आज भी वहां पर पिछले 4 दिनों में सर 250 लोग मारे गए खाना खाते हुए। मैंने यकीन मानिए वो वीडियोस देखी हैं कि वहां का। एक बात और बता दूं सर मैं आपको, गाजा के अंदर हर 95% हर आदमी हाफिज है। हाफिज कहते हैं उसको कि जो पूरे कुरान को याद कर लेता है। बाप जनाजा की नमाज पढ़ते हुए रो रहा है, भाई अपने भाई पे रो रहा है। रोजाना 50-60 लोग गाजा के अंदर। बताइए दुनिया इसकी तरफ नहीं देख रही है। 4 आदमी कहीं और मर जाते हैं, वो भी गलत है। यकीन मानिए वो भी गलत है। काले आदमी की गर्दन पे अगर मिसाल के तौर पे घुटना रख के मार दिया जाता है और ब्लैक लाइव्स आप मैटर चला देते हैं, तो गाजा के अंदर भी तो मारे जा रहे हैं लोग, यूक्रेन के अंदर भी तो मारे जा रहे हैं लोग, रशिया के अंदर भी। ये सफेद पोश पता नहीं कहां लेकर चले जाएंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं सर, हकीकत में दुनिया के ये बुद्ध की जो कल बात चल रही थी ना, बुद्ध का रास्ता देखने की जरूरत है। ये बुद्ध का, वरना दुनिया, मैं बता रहा हूं, 2 सभ्यताएं लड़ रही हैं, इनको अपना अपना वर्चस्व करना है। ईरान का अलग मसला है, लेकिन ये अमेरिका यहां मिडिल ईस्ट में इतना ज्यादा मुतहर्रिक क्यों है, इतना ज्यादा एक्टिव क्यों है? दुनिया के मुसन्निफ सवाल कर रहे हैं कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। लेकिन देखिए, अब बताइए एक बात, संडे के रोज जो है उनका वो होना था वहां पर, ईरान पे क्यों हमला कर दिया साहब? वो तो बातचीत की टेबल पर सारे दोनों दोनों अपनी शर्तों पे आ गए थे। ये सीआईए और मोसादी है। दरअसल एक बात सर और बता दूं मैं आपको, 1-1.5 मिनट का समय लगेगा। हालांकि ये बात अजीबो-गरीब है, लेकिन दरअसल हम बात करते हैं उसी पर है जो पेड़ की फुंगल होती है, जड़ तो कुछ और है सर। सर मैं फोटो दिखा दूंगा कभी आपको, डीप स्टेट नाम की जो चीज है ना सर, ये जो लड़की आई थी ना अभी जहाज लेकर के, मैं आपको बता रहा हूं दुनिया के बहुत बड़े फिलोसोफर की बात, रिपोर्टर की बात, वो साइंटिस्ट भी है। उसने कहा ये डीप स्टेट के हिस्सा है। पेरिस के अंदर जो जलवायु का समझौता हुआ था इसकी भूख हड़ताल पे, सर मालूम ही नहीं पड़ पाता। ट्रंप साहब ने उनसे लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब ये दुनिया उन ताकतों के हाथ में आ गई कि बिजनेसमैन लोग इसको संभालेंगे। तेल की लड़ाई है, कहीं देशों की लड़ाई है, कहीं रास्ते की लड़ाई है। ये लड़ाइयां चल रही हैं और आम लोगों को ये समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और लोग मान रहे हैं कि अब ये लड़ाई क्रिश्चियन बनाम मुस्लिम इस दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है कि दुनिया में हुकूमत क्रिश्चियंस की होगी या मुस्लिम्स की होगी। क्या लगता है आपको ये लड़ाई कुछ कुछ ये रूप में भी ले सकती है? सर, इस लड़ाई की तो बात यह है कि कल ही इसका जो स्मॉट्रिच मिनिस्टर है वो बशला लेके फोटो दिखा रहा है। वो रेड हाइफर जो चल सुनते आए हैं सब लोग, इसे कहानियां समझते हैं। चलिए मान लिया कहानी है, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये दुनिया को चलाने वाले हैं। दुनिया के जो बहुत बड़े वेंचर्स हैं वो इन यहूदियों के हैं। ये लोग बशला उठाए क्यों फिर रहे हैं सर? ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, जरा ये तो पता कर लीजिए। मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंगें क्यों हैं? भाई आप जो है लड़ाई कोई और लड़ रहे हैं सर, ये लड़ाई वही लड़ रहे हैं जो आप कह रहे हैं। इनको लड़ाई दरअसल अपने धर्म की है। अरे तुम्हारा अगर मसीहा आने वाला है तो यार गाजा के लोगों की क्या गलती है भाई? आप वहां पर उसको सफाया कर देना चाहते हैं। ये इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इनका एक बहुत बड़ा वर्ग जायनिस्ट का सर, ऐसा उनकी तैयारियां चल रही हैं। सर दुनिया में 10 बछड़े थे, ये मैं आपको बता दूं, ये 9 बछड़े खत्म हो चुके हैं, एक बछड़ा ये बाकी है। वो रेड हाइफर जिसको ही कहते हैं, होली काउ बता दिया इन्होंने उसको। यहाँ आरएसएस के लोग तो बाद में बताएंगे, ये पहले से बता रहे हैं। ये क्या कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? वो कौन सा दरवाजा है मस्जिद अक्सा का जिससे वो खोलेंगे? वो कौन सा तुम्हारा दज्जाल है? कौन सा वो तुम्हारा मसीहा है? कौन से वो, और ईसाइयों के अंदर 3 टुकड़े कौन से हो गए? वो ऑर्थोडॉक्स कहां चले जाएंगे? इसके बारे में दरअसल हम सोचते हैं कहानियां हैं। चलिए हम तो कहानी मान रहे हैं और ईश्वर करे कहानियां हो, लेकिन आप ये बताइए आप लोग कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? पूरी दुनिया के तमाम यहूदी इकट्ठे होकर के जब सन 47 में आए, देखिए सर 3 जमातें, मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि 1920 में 3 जमातें बनी थी सर। एक आरएसएस बनी थी सर, एक ये जायनिस्ट की बनी थी, और सर एक जमात बनी थी जमात तबलीग, जिसके बारे में भी पिछले दिनों कोरोना में बड़ा हंगामा हुआ था।
ये मैं कहना ये चाह रहा हूं सर, ये आपने दुनिया के तमाम टाइकून आके उसी जगह क्यों इकट्ठे हुए? और हालात तुम्हारे ये थे, आधे से ज्यादा सर किसी जमाने में रशिया बोला करते थे ये लोग, इनके गले में तख्तियां पड़ी रहती थी, इनके साथ जुल्म सितम हुआ है। सर मैं 50 प्रोग्राम में जब हिटलर की बात चलती थी जर्मनी की, तो इनके पास इतना जुल्म हुआ है वाकई। तो आप लोग दुनिया से इकट्ठे होकर क्यों इसराइल में जमा हो गए? तुम्हारा कौन सा मकसद है? कुरान की वो कौन सी है? और इनके 5 किताबों में तो जो चौथी किताब है सर, उसके 9वें बाब पर, 9वें चैप्टर पे, मैं लाइन भी कहेंगे तो आपको दिखा दूंगा, उसके अंदर कौन सी बात लिखी हुई जिस पर आप अमल कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हम ज्योतिषों को बेवकूफ मानते हैं अपने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद। तुम लोग इतने ज्यादा साइंटिस्ट होने के बाद, ऐसे पढ़े लिखे तबका होने के बाद, कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो? कौन? देखिएगा सर, आने वाला वक्त ये आ चुका है, ये 1925 के में 100 बरस की बात कहा गया था। जो वो भविष्यवाणी करते हैं ना, हमारे यहाँ भी पेशन गोइयां होती हैं सर। ये 2025, मैं कल ही सोच रहा था सर, यकीन मानिए कि जून आ गया, 6 महीने बचे हैं इसके। मेरे दिल में यह था कि ये 6 महीने भी आसान जल्दी से गुजर जाए, लेकिन सर आप देख लीजिएगा, ये 6 महीने गुजरने के बाद दुनिया का नक्शा कुछ और होने वाला है। और वो जो प्लेट मैंने आपको भेजी है ना, आप देख लीजिएगा सर, वो क्या करने वाली है। चीन की अलग है। अब एक बात और बता दूं, खाली झगड़े इसमें नहीं है, हमारी बात का रुख कहीं और जा रहा है। ईरान का बिल्कुल मन ये है कि मैं बैतुल्ला पर, सऊदिया पर, वहां पर अपनी वो कर लूं। टर्की वाले रोते हैं सर, वो ये कहते हैं कि हम यहाँ पर दोबारा से आ जाएं, 600 साल तक ये रहे। ये जो वहां पर बैतुल्ला है, सऊदी अरबिया है, जिसके आले सऊद आजकल वो बने हुए हैं मुतवल्ली, उनकी भी ये इच्छा है। आपस में इनकी लड़ाइयां भी यही है। सऊदी अरब यही चाहता था कि किसी तरह से ईरान आगे ना आ जाए, लेकिन वो तो चीन का काम था। चीन ने ईरान को और सऊदिया को बिठा करके गठजोड़ कर दिया। उन्होंने बताया कि तुम्हारा अभी बाप आने वाला, लड़ाइयां होने वाली है, ये तो अपनी जान बचाने के लिए। खैर हमारी बात कहीं और चली गई, हमारे दर्शक शायद कंफ्यूज ना हो, लेकिन सर दुनिया देखने जा रही है कि इस समय ये ईरान क्या करने जा रहा। ईरान के न कल कह दिया था मैंने, कहीं कहा भी है कि ईरान का हमला जो आज हुआ है ना सर, 2 दिन बाद हमले कुछ और होने वाले हैं। और दुनिया एक बिल्कुल ऐसा मैं मिसाइल्स देखेगी कि बस पूछिए मत, कि बस। लेकिन बात यह है कि सर ये अंत को जवाल है। ये जो गजा के अंदर नरसंहार हुआ है ना सर, इसका जो कुदरत है ना, जो ऊपर प्रकृति है, ईश्वर जो है सर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेगी जरूर। जी। हाँ, हम तो ये चाहेंगे कि कोई भी मिसाइल, कोई भी हथियार ना ईरान की तरफ से उठे, ना इज़राइल की तरफ से उठे, दुनिया में शांति बने। आखिर में हम ये पूछना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पे G7 के एक फ़ोटो की बहुत चर्चा हो रही है। एएनआई ने फ़ोटो ट्वीट कर दिया, लेकिन बाद में शायद फ़ोन आया होगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई, इसमें हमारे साहब तो हैं ही नहीं, मोदी जी तो हैं नहीं, और एएनआई ने डर के मारे वो ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन वो जो फ़ोटो आई है उसमें मोदी जी क्यों नहीं है? इतने मन से गए G7 में घर बुला के ये अपमान क्यों किया राशिद? सर बात यह है कि वो तो, मैंने भी आपको कहा ना, हर उरूज का जवाल है। बस बात यह है कि अभी मेलोनी के साथ पिछली कुछ ही जुमा जुमा पहले की बात थी, कभी हम में तुम में करार था, तो सर वो मेलोनी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे मोदी जी, और बड़े अच्छे लग रहे थे, हम तो खुश थे। लेकिन आज ना मेलोनी के साथ फोटो दिखाई दे रहा है, ना स्टारमर के साथ दिखाई दे रहा है, ना उसके। बात यह सर, वहां पर तो हकीकत बात तो यह है सर, इनको मना कर देना चाहिए था। इनको लगा, सर मैं आपको बता देता हूँ एक छोटी सी बात, मनीषा कोइराला एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस नहीं है। मैं मुंबई में था, तो सर सुबह सुबह जब मैं वहां उतरा, तो वहां भीड़ लग रही थी। तो मैंने क्या क्या हुआ, कि यार मनीषा कोइराला है। मनीषा कोइराला उन दिनों, जब स्टारडम छूट जाता है ना सर, तो जब स्टारडम छूट जाता तो इन लोगों की हालत खराब हो जाती है। मांजरेकर की एक फिल्म है, उसके अंदर यही दिखाया सर, पेज 3 में। उसके अंदर जब इनकी स्टार वो हीरोइन फिल्म आई थी सर, करीना कपूर की, कोई उसने बनाई थी, मांजरेकर ने। तो कहने का मतलब ये कि स्टारडम छूट रहा है इनके हाथ से। ये कभी जाकर के साइप्रस से अपने गले में वो पहन रहे हैं, कभी सोच रहे हैं कि मुझे न्योता दे दिया जाए। अरे बे यारो मदद, अभी शी जिनपिंग का मैंने बताया ना कि ताकतें आती रहती हैं और जाती रहती हैं, कोई बात नहीं है। राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन से यही शेर कहा था कि जहां तू कोई कल कोई और था। तो बात यह सर, इनके मन से ये बात नहीं निकल रही। इनको जो विश्व गुरु बना दिया गया था, वो इनकी कुंठा इनके मन में ऐसी है कि किसी भी तरीके से विदेश मंत्रालय आए या कोई भी आए, शपथ का वो लेके आओ, निमंत्रण लेके आओ, ये आओ। और आखिरकार वहां क्या हुआ सर, वहां पर हमारे अखबारों ने छापा नहीं है, वहां पर हंगामे हो रहे हैं, वहां के अखबार छाप रहे हैं दुनिया भर की बात। वहां पर जो है ना, वो निज्जर और तमाम खालिस्तानी मूवमेंट वो आगे आ चुकी है। हमारे यहाँ तो इजाजत नहीं है ना छापने की। तो मोदी जी की तो हालत ये है सर वहां पर। चलिए G7 में अभी सबसे बड़ी खबर तो सर इसकी यह है, मैं कल बनाऊंगा इसके अंदर स्पेशली, ट्रंप जाते जाते एक मुक्का और मार के चले गए।
सर वो यूं कह गए कि G7 की जगह G9 क्यों नहीं है, रशिया और चीन। सही। अरे भैया हमने तुम्हारी कौन सी भैंस खोली है भाई, G10 कर देता, सही भारत प्रॉपर में आ जाता। हाँ भारत सर, से तो करा नहीं लगी उसने होगी। G9। जिस चीन के ऊपर सर बात चल रही है वो चीन को कह रहा है कि इसके अंदर रखो, रशिया के अंदर सही रखो। बात अब बताइए सही बात हमारे है। हाथ से रशिया भी छूट रहा है जी। बिल्कुल सही बात है राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, थैंक यू भाई। ये थे राशिद जहीर और आपने पूरी बातचीत सुनी। मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।